अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ एक न्यू वांगशियान एफ जो कि हार्टलेस है उसको शेयर करने वाली हूँ। और उसका आज फर्स्ट पार्ट होगा। और ये एक मेगा वर्स है जिसमें हमारा जो प्यारा सा विंग है उसको बेचारे को बहुत ज़्यादा रोना पड़ेगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना, मैं आपको पहले से बता रही हूँ। और ना ही प्लीज़ इमोशनल होइएगा और ना ही मुझे ये बोलिएगा हम ये नहीं कर सकते, कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, जैसे कि आपने इस पेनफुल लव के टाइम किया था। सो अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर नहीं पसंद आए तो भी बता दीजिएगा ताकि मेरा और आपका दोनों का टाइम बच सके और हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर दें। सो ये उन लोगों के लिए है जिनको वांगशियान सुनना था। और ये एक मेगा वर्स है। और अगर ये किसी और स्टोरी से मिलती जुलती होगी तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं सुनी, मैंने खुद से इसको इमेजिन किया है। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि विंग है। और विंग जो कि अभी 20 साल का है और वो कॉलेज में ही पढ़ता है। लेकिन विंग बहुत ज़्यादा गरीब है और उसके बाबा के जाने के बाद तो उसकी मामा ही थी उसका सहारा, और उसकी फैमिली ने तो उसे बिल्कुल छोड़ ही दिया था। हाँ, मामा और बाबा की फैमिली ने, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज जो की थी इसीलिए उनको बस अलग थलग होके ही रहना पड़ रहा था। बाबा जो कि कुछ साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और अब उसके साथ सिर्फ मामा ही थी। और मामा भी तो बीमार ही रहती थी, उन्हें ब्रेन ट्यूमर था। इस भरी दुनिया में विंग का पास वही सहारा थी। विंग इतनी परेशानी, इतनी गरीबी और इतनी मुश्किलों के बावजूद और अपनी मामा के ब्रेन ट्यूमर की बीमारी के बावजूद भी अपनी लाइफ पास खुशी से जी रहा है। और उसका यही मानना है कि ज़िंदगी की जो भी परेशानियां, जो भी दुख हैं, कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएंगे, लेकिन हमें कभी भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। उसे पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल ज़रूर उसकी ज़िंदगी बदलेगी और वो इसके लिए मेहनत भी तो कर रहा था। वो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज़ था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसीलिए उसको ज़्यादा स्कूल या कॉलेज की फ़ीस का कोई भी मसला नहीं होता था, क्योंकि उसे स्कॉलरशिप मिल जाता था। और हाँ, बाकी का खर्चा वो बाबा की पेंशन से पूरा कर लेते थे, लेकिन फिर भी कैसे गुजारा हो सकता था। तो उसने एक पार्ट टाइम जॉब करने का सोचा था और फिर उसे अपने एक नेबर अंकल की हेल्प से जॉब मिल गई थी। वो कॉलेज के बाद अब एक कैफ़े में जाता था जहाँ वो वेटर का काम करता था। और फिर वो बस ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। घर आके उसे घर के काम भी तो करने पड़ते थे, मामा को संभालना होता और वो तो बस लेटी ही रहती थी, उनके सर में हमेशा दर्द ही रहता था। और अभी भी तो वो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहा था। मामा प्लीज़ टाइम से खाना खा लीजिएगा और मेडिसिन ले लीजिएगा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इट्स ओके वी, तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही, तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ता है। उसकी मामा कितना ज़्यादा दुखी होके बोल रही थी, मामा प्लीज़ ऐसे मत बोलें, और मुझे कुछ भी परेशानी नहीं होती, आपने मुझे इतने टाइम तक संभाला है, पाला है, तो क्या मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता? और आप हमेशा ऐसे बीमार थोड़ी रहने वाली हैं। देखिएगा बहुत जल्द मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और मैं आपका इलाज कराऊंगा, आप एकदम ठीक हो जाएंगी, बस आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। विंग ने स्माइल करके अपनी मामा को तसल्ली दी थी। और वो जानता था इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कुछ भी मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि उसके साथ इतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो जो किसी के साथ बुरा नहीं करता तो उसके साथ बुरा क्यों ही होगा। वो अपने कॉलेज आ चुका था और कॉलेज में सब लोग विंग की तारीफ़ ही करते थे। विंग जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर था अपने कॉलेज में। हाँ, वो गरीब ज़रूर था, लेकिन फिर भी उसके फ्रेंड्स उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उसकी कदर करते थे, जो कि इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी था। और वो किसी भी फ्री पीरियड में बस अपने फ्रेंड नी हुसैन का गिटार लेके उनको गाना ही सुनाना शुरू कर देता था। उसकी आवाज़ अच्छी थी और वो सब उसका गाना सुनते थे। और आज भी तो यही हो रहा था, वो सबको जैसे अपनी आवाज़ के जादू से अपना दीवाना ही बनाया जा रहा था। और तभी वहाँ पे कोई आया था जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। ए लड़के,
तुम्हें क्या बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है? ये कॉलेज है, यहाँ कॉन्सर्ट करने के लिए कोई जगह नहीं बनी है, ना कोई ये स्टेज है। और तुम्हें ज़्यादा ही शौक चढ़ रहा है ना अपना टैलेंट दिखाने का, तो कहीं और दिखाओ। समझ गए तुम? वो लड़का जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से से विंग की तरफ देख रहा था, और फिर यालिनी ने एकदम आगे बढ़ के उस लड़के से जैसे लड़ाई करना चाहिए। हे यू रूड कहेंगे, क्या बोले जा रहे हो तुम? हमारा फ्री पीरियड है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, और ये हमारा फ्रेंड है, इसको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ए पीछे हटो तुम। उस लड़के ने तो यानली को धक्का ही दे दिया था, और अब यानली का भाई चैंग भी खड़ा हो गया था। हे, मेरी बहन को टच करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? और उस लड़के ने तो अब चैंग को भी धक्का दे दिया था। ऐसे हुई हिम्मत? और बताऊं क्या? और तुम? उसने आप सबको जैसे चुप ही करवा दिया था, और उसका ऑरा ही था ऐसा जो कि किसी को भी चुप करवा सकता था। एकदम रूड, एकदम एरोगेंट सा। मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो कि ऐसे अपनी पढ़ाई के टाइम किसी को डिस्टर्ब करने दूंगा। सो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ऑर्डर दे रहा हूँ। अपना ये गाना और बेसुरा बजाना बंद करो, नहीं तो ना तुम यहाँ पे नजर आओगे और ना ही तुम्हारे ये दोस्त। उसने बस विंग को ऐसे ही कह दिया था, और विंग अभी तक चुपचाप ही बैठा हुआ इस लड़के की तरफ देख रहा था। हाँ, वो बहुत ही बुरा था, कितना ज़्यादा ही उसे डांट के जा चुका था, और वो सब आप विंग की तरफ देख रहे थे जो कि बस अब रोने वाला ही हो गया था। अरे वी, तुम ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? तुम तो जानते हो ना वो है ही ऐसा। हाँ, ऐसे तो उसका नाम हार्टलेस और रूड नहीं पड़ा होगा ना, वो बहुत ज़्यादा बुरा है और उसे बहुत ज़्यादा घमंड है। हाँ होगा, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसे क्यों बात की? मैंने क्या ही बुरा किया है उसके साथ? बस कुछ लोगों को आदत होती है ऐसे दूसरों के काम में टांग अड़ाने की। दवा करो उससे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसके बारे में बात करने की। हम कहीं और चल के म्यूज़िक सुन लेंगे ना। चलो यहाँ से। और वो विंग को वहाँ से लेके जा चुके थे, और वांग जी जो क्या विंग को जाता देख रहा था। रूड हूँ मैं? हाँ, ऐसा ही हूँ मैं, और मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है इन गरीबों और सड़क छापों के सामने खुद को अच्छा बनाने की। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था, और अब वो दोबारा से जा रहा था लाइब्रेरी की तरफ। उसे पढ़ना था, उसे पढ़ना था, और किसी को प्रूव करना था कि वो कम नहीं है, बल्कि वो उससे भी आगे बढ़ सकता है। वो सबसे अच्छा है, और वो डिज़र्व करता है अपनी पूरी प्रॉपर्टी को, और अपने पूरे हक से वो अपने बिजनेस एम्पायर को संभालना चाहता है। इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और वो किसी को भी अपने और अपने गोल के बीच में नहीं आने देगा, चाहे कोई भी हो, और इन गरीबों को तो बिल्कुल भी नहीं। वो वापस आ चुका था और दोबारा से आप पढ़ने में बिजी हो चुका था, और तब भी उसका मोबाइल बचा था। वो मामा थी जो कि उससे पूछ रही थी कि वो घर कब आएगा। मामा, मैं आ जाऊंगा, और आप प्लीज़ उनका ध्यान रखिएगा। उसने अपने भाई के बारे में बात की थी। हाँ ठीक है, मैं उनका ध्यान रखूंगी, लेकिन तुम भी जल्दी आ जाना। वो तुम जानते हो मुझसे ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं हो सकते। मामा, मैं आ जाऊंगा, आप फिक्र ना करें, बस थोड़ा ही टाइम है। उसने बस कॉल बंद कर दी थी, और फिर वो अपना सर जैसे अपने हाथों में ही गिरा के सोच रहा था अपने उस भाई के बारे में। उसका भाई जो कि पूरी की पूरी लैंड कंपनी का इकलौता ही वारिस था, और वांगजी उसका भाई होते हुए भी किसी भी चीज़ को ओन नहीं करता था, और ना ही उसके पास कोई राइट्स थे, ना कोई शेयर थे। और ऐसा ही तो होना था, और वो था ही कौन? वो अपने ही भाई का, अपने सौतेले भाई का एक पर्सनल बॉडी गार्ड, असिस्टेंट, सर्वेंट, ड्राइवर, सब कुछ ही तो था। हाँ, वो चाहे उसका भाई था, लेकिन फिर भी वो उसे अपने मालिक की तरह ही समझता था, और ऐसा उसे बचपन से उसकी माँ ने सिखाया था। वांगजी और उसकी माँ जो कि इतने बड़े लैंड मैंशन में रहते तो थे, लेकिन उनके पास कोई राइट्स नहीं थे। हाँ, उसका भाई जो कि उसे अपना भाई मानता था, उसकी माँ को अपनी माँ मानता था, लेकिन वो मजबूर था, वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उन दोनों का बाप मरने से पहले अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी
शीचैन के नाम ही तो कर गया था। और वो वांग जी, उसका क्या? वो तो नाजायज़ औलाद था ना। उसके लिए तो यही बहुत था कि अपने बाप के मरने के बाद उसके बड़े भाई ने उसको और उसकी माँ को अपने घर में जगह दे दी थी, उनको नाम दिया था, वो नाम जो उसका बाप नहीं दे सका। और वांगजी बस इसी एहसान के तले दबा ही हुआ है। वो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और वो करता भी है। वो हमेशा करता रहेगा। वो इसका एहसान कभी नहीं उतार सकता, कभी भी नहीं। उसे जो नाम पहचान एक नाजायज़ होते हुए भी मिली है, वो इसे खोना नहीं चाहता। वो बस ऐसे ही वफादार बन के रहेगा अपने भाई के साथ, उसका राइट हैंड बन के। और अभी भी तो उसे जाना था उसका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा खिसका हुआ जो था, साइको था ना। वांगजी आपस इन्हीं ख्यालों से निकल के बाहर की तरफ ही जा रहा था। पढ़ाई तो अब उससे हो ही नहीं रही थी, और वो बस अपने मुंह ध्यान ही चला जा रहा था, जब वो फिर से विंग यानी कि उस गरीब से लड़के से ही टकरा गया था। हे यू, तो मैं कितनी दफ़ा बोला है मेरे सामने मत आया करो, मुझे गरीबों से सख्त नफरत है। उसने नाक चढ़ा के बोला था। मैं आपसे नहीं टकराया, और हाँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा राइट मिल गया मेरी इस तरह से इंसल्ट करने का। हो, अच्छा, इंसल्ट? मैंने तुम्हारी इंसल्ट की? अरे वाह, ये तो इस सेंचुरी का सबसे बड़ा जोक हो गया लड़के। इंसल्ट, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो, और तुम जैसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। समझ गए हो तुम जैसे गरीब लोग जो के कुछ भी कर सकते हो पैसे के लिए, किसी के साथ भी चले जाते हो, किसी के साथ मुंह काला कर लेते हो, किसी के साथ बेड शेयर कर लेते हो। तुम लोग गंदी नाली के कीड़ों के अलावा कुछ भी नहीं, और मुझे तुम लोगों से नफरत है। वांग जी तो विंग की अच्छी खासी इंसल्ट करके जा चुका था, और विंग का चेहरा तो जैसे धुआं धुआं ही हो रहा था। उसने उसे क्या ही बोल दिया था। हाँ, वो गरीब है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी कोई इज्जत ही नहीं, और वो अमीर है तो क्या उसमें उसका कमाल है? कोई कमाल नहीं है उसका। विंग जानबूझ के गरीब घर में पैदा नहीं हुआ, और उसे यकीन था कि कहीं ना कहीं उसके रिश्तेदार ज़रूर होंगे, उसके मामा और पापा के रिश्तेदार, उनकी फैमिली, जो कि बिल्कुल भी गरीब नहीं होंगे। लेकिन कभी मामा ने उनके बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा, और ना ही कभी बताया था। लेकिन कुछ भी हो, किसी को ये हक नहीं है कि ऐसे विंग की इंसल्ट ही कर जाए। वो बस अपने आंसू छुपाता अब घर की तरफ ही जा रहा था। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही तो वो कैफ़े था ना, जहाँ पे जाके अब उसे जॉब करनी थी। लेकिन वो पहले घर जाएगा, मामा के लिए लंच बनाएगा, उनको लंच करवा के मेडिसिन दे के फिर ही वो अपने कैफ़े जाएगा। हाँ, उसके पास अभी टाइम था। वो जल्दी जल्दी घर गया था, और उसने बाकी सारा काम भी अपना फिनिश किया था। मामा को मेडिसिन देने के बाद और बर्तन धोने के बाद अब वो अपने कैफ़े में ही आ गया था। यहाँ पे आके उसे वेटर का यूनिफॉर्म पहनना था, और वो पहन के आ भी चुका था। विंग जानता था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और कितने ही लोग पास उसे देखे ही जाते थे, और वो कुछ नहीं कर सकता था। चाहे लोग उसे देखने ही आते होंगे, लेकिन कम से कम आते तो हैं, और कैफ़े के मालिक इसी बात से खुश थे। और उन्होंने कितनी दफ़ा विंग को बोला था कि अगर वो चाहे तो यहाँ पे परफॉर्म भी कर सकता है, लेकिन विंग ने मना ही कर दिया था। वो कैसे ही ऐसे लोगों के बीच में गाना गा सकता है? हाँ, उसे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन वो ऐसे खुद की नुमाइश तो नहीं कर सकता ना। वो जानता था लोग अभी भी उसको देखते हैं, उसके काम से ज़्यादा उसकी ब्यूटी को पसंद करते हैं, और वो चाहता था लोग उसके टैलेंट को जाने, ना कि विंग की शक्ल को। विंग ऐसे ही अपने डेली के काम में बिजी था। वो वैसे ही कस्टमर्स को उनके ऑर्डर पास कर रहा था, और फिर एक कस्टमर तो जैसे उसे कंटिन्यूसली देखी जा रहा था, और घूर घूर के ही देखे जा रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। वो उसकी नज़रें अपने चेहरे पे, अपनी बॉडी पे साफ साफ महसूस कर रहा था, और उसने फिर विंग को इशारे से अपने पास ही बुलाया था। और विंग को जाना तो था ना, मुलाजिम जो है, जॉब करनी है ना उसे। जी सर। सुनो लड़के, कितना कमा लेते हो? जी,
मैंने पूछा कितना कमा लेते हो यहाँ पे? वो मैं नहीं बता सकता। बस ठीक है, जितना कमा लेता हूँ काफ़ी है मेरे लिए। आपको कुछ चाहिए? चाय, कॉफ़ी या कुछ स्नैक्स लेकर आऊँ मैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत खा पी चुका हूँ। मुझे तुम चाहिए हो। जी? क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बात का गलत मतलब मत समझो। देखो, मैं जानता हूँ, तुम गरीब हो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। आपको ये किसने बोला? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस वैसे ही यहाँ पे शौकिया काम करता हूँ, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है पैसों की। ऐसा ही है, और मैं लोगों के अंदर तक झाँक लेता हूँ, मुझे सब पता है। और तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैंने तुम्हारे कैफ़े के मालिक से पूरी इन्फॉर्मेशन ले लिया है तुम्हारे बारे में। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? क्या करूँ मैं आपके लिए? मेरे लिए जॉब करोगे क्या? जॉब? कैसी जॉब? मैं अभी कॉलेज जाता हूँ और मैं इस पार्ट टाइम जॉब के अलावा कोई जॉब नहीं कर सकता। मेरे पास जो जॉब है और काम है वो तुम्हें कॉलेज टाइम में या फिर कैफ़े के टाइम में नहीं करना पड़ेगा। वो रात का काम है। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? विंग को उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तुम मुझे फिर से गलत समझ रहे हो। देखो, मैं एक बार ओनर हूँ और मैं बार चलाता हूँ जहाँ पे रात कोई काम होता है। एक्सक्यूज़ मी, मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं कर सकता और मैं लोगों को ड्रिंक सर्व नहीं कर सकता। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है और मेरी कुछ लिमिट्स हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। आई एम सॉरी। बात सुन लो मेरी, बहुत जल्दी है तुम्हें। उसने विंग का हाथ ही पकड़ लिया था, फिर विंग को रुकना ही था। सर प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें। और उस आदमी ने उसका हाथ छोड़ भी दिया था। देखो मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ तुम अच्छा गा लेते हो और तुम डांस भी जानते हो। तुम वहाँ पे बस गाना गाओगे या फिर कभी कभार तुम्हें डांस करना होगा और कुछ नहीं। और मैं तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने को तैयार हूँ। तुम्हारी ब्यूटी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और इतने ज़्यादा इनोसेंट हो कि कोई भी तुम्हारी तरफ खींचा चला है। ये दुनिया बहुत बुरी है और तुम क्या ही गाड़ लोगे? हुँ? क्या ही गाड़ लोगे? क्या तुम इस कैफ़े से इतना कमा लोगे कि अपनी माँ का ऑपरेशन करवा सको? बोलो, क्या करोगे तुम? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना? और मैं तुम्हें इतने पैसे तो दे ही दूँगा कि तुम अपनी पढ़ाई का खर्चा चला लो और अपनी माँ के लिए अच्छी से अच्छी मेडिसिन ले लो। और अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें इतने पैसे दूँगा कि तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो जाए। बस तुम मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो, इसमें सरासर तुम्हारा ही फ़ायदा है। लेकिन लेकिन क्या? और मैं तुमसे ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी इज़्ज़त पे कभी कोई आँच नहीं आएगी। ना ही कोई तुम्हें टच करेगा और ना ही कोई तुम्हें अपने बेड पे लेके जाएगा। तुम्हें बस वहाँ पे सिंगर और डांसर बन के रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बस 3-4 घंटे का ही काम है। और तुम चाहो तो कैफ़े की ये जॉब करो या ना करो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। और तुम्हें मैं मुँह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों ही करेंगे? क्योंकि तुम ब्यूटीफुल और मुझे खूबसूरत चीज़ों की कदर करना आती है। और मैं ऐसे ही तो इतने सारे बाज़ का इतने सारे होटल्स का मालिक नहीं बन गया ना। मैं जानता हूँ हीरे की कदर कैसे करनी है। और तुम्हारे जैसा हीरा यहाँ कीचड़ में पड़े रहने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें किसी अच्छी जगह पे होना चाहिए। तुम कोई अच्छी जगह डिज़र्व करते हो। और एक बार तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद तो तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही रास्ते हैं। तुम किसी भी फील्ड को जॉइन कर सकते हो, एंटरटेनमेंट की किसी भी फील्ड में तुम्हें हाथों हाथ लिया जाएगा। लेकिन तब तक तुम मेरे साथ रहो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कोई तुम्हें हार्म नहीं करेगा। उस आदमी ने जैसे प्रॉमिस कर लिया था और विंग जैसे सोच में पड़ गया था। ये मेरा कार्ड है और अगर तुम्हें मेरी ऑफ़र अच्छी लगे तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा क्योंकि आखिरी फ़ैसला तुम्हारा ही है। जब तक तुम खुद दिल से राज़ी नहीं होगे तुम कैसे कोई काम अच्छे से कर सकते हो। वो उसे कार्ड दे के जा चुका था और विंग वहीं खड़ा उस कार्ड को दे के जा रहा था। मैं क्या करूँ?
क्या मुझे इसकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? वो बस यही सोच रहा था और फिर उसने कार्ड अपनी पॉकेट में रख लिया था। उसे अभी बहुत सारे ऑर्डर्स देने थे और इतना टाइम नहीं था, उसे घर भी तो जाना है। वो अपना काम ख़त्म करके घर आ गया था और मामा जो कि बेड पे बैठी रो ही रही थी। उन्हें फिर से पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था उन्हें। मामा आई एम सॉरी मैं लेट हो गया, आप ठीक तो हैं ना? मैं आपको अभी मेडिसिन ला देता हूँ। मामा की पेन किलर्स जो कि ख़त्म ही हो गई थी। रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है वी, मुझे मर जाने दो, मैं तुम्हारे ऊपर एक बोझ हूँ। मैंने जैसे तुम्हें बाँध के ही रखा है। मामा प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके लिए अभी मेडिसिन लेके आता हूँ, आप ठीक हो जाएँगी। मैं अब ठीक नहीं होंगी। मुझे पता है मैं जल्दी मरने वाली हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? मामा प्लीज़ ऐसी बातें मत करें, कुछ नहीं होगा मेरा, क्योंकि आपको कुछ नहीं हो रहा, आप एकदम ठीक रहेंगी और मैं भी जा रहा हूँ, आप रुकिए। वो बस बाहर की तरफ भाग गया। उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी अपनी माँ की, अगर उसने अपनी माँ को भी खो दिया तो उसके पास कौन ही रह जाएगा। वो बस नंगे पाँव भाग के जा रहा था, उसे तो अपना जूता पहनना तक याद नहीं था। ठंडी ज़मीन थी और वो बस उस पे भागे जा रहा था और उसकी आँखों में आँसू निकल रहे थे। वो बिल्कुल अपनी माँ को खोना नहीं चाहता, उसके पास उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है और ऐसे भागते-भागते तो उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला कर लिया था। हाँ, वो ज़रूर उस जॉब को हाँ करेगा, वो ज़रूर उस जगह पे जाएगा और वो सब काम करेगा जहाँ से उसे पैसे मिलने की उम्मीद हो, वो कुछ भी करेगा। हाँ, लेकिन उसकी लिमिट है, वो उसको याद रखेगा और अब उसे घर जाके पहला काम यही करना था। उस आदमी को कॉल करनी थी, उसे बताना था कि वो रेडी है। वो नाचेगा, वो गाएगा, वो सब करेगा, लोगों को सेड्यूस करेगा, वो उन्हें अपनी तरफ लुभाएगा, लेकिन अपनी माँ को ऐसे अपनी आँखों के सामने मरता नहीं देख सकता वो।